नमस्ते, दावत सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की स्टार्टअप कंपनियां लगातार एक के बाद एक इनोवेशंस कर रही हैं, जो कि रक्षा के क्षेत्र में भारत को न केवल आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि ये भारत के लिए एक बड़े डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए भी मार्ग को प्रशस्त कर रही है। ऐसे में भारतीय स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम प्रवेग डायनेमिक्स है, उन्होंने अब इलेक्ट्रिक टैक्टिकल व्हीकल्स की टेस्टिंग शुरू कर दी है, जिन्हें कि सेना को दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस स्टार्टअप कंपनी का जो इलेक्ट्रिक टैक्टिकल व्हीकल है, उसकी जो रेंज है वो 423 किलोमीटर होगी और इसमें एक सुपीरियर एक्सेलरेशन होगा 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे का, और ये 5 सेकंड से कम में चार्ज हो जाएगा, जिसमें कि एक फास्ट चार्जर भी है जो कि 30 मिनट में इसे 80% तक चार्ज कर देगा। अभी हाल ही में प्रवेग के द्वारा तैयार किया गया इलेक्ट्रिक टैक्टिकल वाहन के प्रोटोटाइप को बेंगलुरु हवाई अड्डे के पास देखा गया। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने की सरकार की जो नीति है, उसके अनुरूप चुनिंदा इकाइयों और संरचनाओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का फैसला किया है। भारतीय सेना ने परिचालन प्रतिबद्धताओं पर विचार करते हुए कहा है कि जहां तक भी संभव होता है इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल किया जाएगा। उसके लिए एक रोड मैप भी रखा गया है, जो कि जीवाश्म ईंधन पर कार्बन उत्सर्जन निर्भरता को काफी कम भी करेगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने अपने दशकों पुराने वायुसेना नेट यानी कि AF नेट को अपग्रेड करने के लिए एक परियोजना शुरू की है, जो कि भारतीय वायुसेना की संचार और नेटवर्क केंद्रित क्षमता की रीढ़ के रूप में कार्य करती है। AF नेट एक सैटेलाइट आधारित डिजिटल सूचना ग्रिड है, जिसका स्वामित्व और इसे ऑपरेट भारतीय वायुसेना के द्वारा किया जाता है, जो कि किसी भी चीज का निर्णय लेने के लिए एक सिचुएशनल अवेयरनेस भी प्रदान करता है, जिसमें कि एक रियल टाइम डेटा मुहैया कराता है और ये सभी जमीनी, वायु और अंतरिक्ष संपत्तियों से जुड़ा रहता है। भारतीय वायुसेना के अनुसार इस परियोजना में सैटेलाइट संकेतों को प्रसारित करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में कई नए पृथ्वी स्टेशनों की यानी कि अर्थ स्टेशन की स्थापना की जाएगी। साथ ही जो मौजूदा अर्थ स्टेशन है, हब है और जो दूरस्थ केंद्र है, उन्हें अपग्रेड और उनमें नवीनीकरण किया जाएगा। साथ ही इंक्रिप्शन सिस्टम को मजबूत किया जाएगा और नए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जोड़े जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि मौजूदा जो मॉडेम्स होते हैं, राउटर होते हैं, केबल होते हैं और अन्य कंपोनेंट्स और जो सब सिस्टम्स होते हैं, उन्हें जरूरत के हिसाब से बदल दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि यह परियोजना 2024 के अंत तक पूरी हो जाएगी और इस प्रोग्राम में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी शामिल है और वे इसके लिए कुछ सब सिस्टम्स, कंपोनेंट्स और सॉफ्टवेयर को डिजाइन और विकसित भी कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि LAC से आ रही है। आप दोस्तों लगातार डिफेंस अपडेट्स में जान रहे हैं कि LAC पर भारत बहुत कुछ कर रहा है, जिसका कारण है कि चीन कभी भी कुछ भी कर सकता है। ऐसे में अब अरुणाचल प्रदेश से सटी जो LAC है, वहां पर भारत चाइना को जवाब देने के लिए लगभग 2000 किलोमीटर लंबी मैकमोहन लाइन पर पहली बार फ्रंटियर हाईवे को बनाने जा रहा है। करीबन 40,000 करोड़ की लागत से बनने वाला ये हाईवे चीन से सटे पूरे LAC को एक माला में जोड़ देगा। जानकारी के मुताबिक ये जो फ्रंटियर हाईवे है, वो भूटान से सटे अरुणाचल प्रदेश के मगो से शुरू होकर तवांग, अपर सुबनसिरी, सियांग, दिबांग वैली और किब्थू से होते हुए म्यांमार सीमा के करीबन विजयनगर तक जाएगा। इस तरह से अरुणाचल प्रदेश से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पूरी तरीके से एक हाईवे से जुड़ जाएगी। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में पहले से ही 2 नेशनल हाईवे हैं, ट्रांस अरुणाचल हाईवे और ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश के तीनों हाईवेज को अरुणाचल प्रदेश के 6 इंटर कॉरिडोर हाईवे से जोड़ा जाएगा। इससे अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज इलाकों में जो कनेक्टिविटी नहीं थी, वो भी पूरी हो जाएगी। दरअसल दोस्तों, चाइना अरुणाचल प्रदेश को, आपको मालूम है, दक्षिणी तिब्बत का इलाका बताकर उस पर हमेशा नजर गड़ा कर रखता है। 1962 के युद्ध में भी चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों तक हमला किया था। बता दें कि ये पूरी परियोजना BRO कर रही है, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका 2 फायदा दोस्तों मिलेगा। एक तो भारतीय सेना समय पर और बेहद तेजी से सीमा पर पहुंचेगी, और दूसरा जो टूरिज्म है उसको भी एक बढ़ावा मिलेगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारत और फ्रांस को लेकर आ रही है। भारत और फ्रांस ने आज रक्षा, असैन्य, परमाणु साझेदारी, व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी के नए क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने G20 शिखर सम्मेलन से अलग बाली में मुलाकात की। दोनों ही नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर विचार किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जर्मनी के चांसलर के साथ भी बैठक की और आर्थिक, रक्षा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तौर तरीकों पर चर्चा की गई।
अगली अपडेट भी G20 को लेकर आ रही है। दोस्तों इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में आज भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई है। इस अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ये प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का पल है क्योंकि भारत G20 की अध्यक्षता संभाल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे समय पर G20 का प्रभार ग्रहण कर रहा है जब विश्व भौगोलिक राजनीतिक तनाव, आर्थिक मंदी, खाद्य पदार्थों और ऊर्जा के बढ़ते मूल्यों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से संघर्ष कर रहा है। उन्होंने विश्व नेताओं को आश्वासन दिया है कि भारत की G20 की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्यान्वयनमुखी होगी। हालांकि दोस्तों यहाँ पर एक सवाल ये उठ रहा है कि ये जो G20 का सम्मेलन है ये भारत में किस जगह पर होगा। दरअसल कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि जम्मू कश्मीर में G20 का शिखर सम्मेलन हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान के मुंह पर एक जोरदार तमाचा होगा, क्योंकि दोस्तों कई रिपोर्ट में दावा किया गया कि कश्मीर 2023 में नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन के लिए संभावित G20 बैठक स्थानों की सूची में था। और ये नहीं दोस्तों, इस साल शुरुआत में जब ये रिपोर्टें सामने आई थी कि G20 का सम्मेलन जम्मू कश्मीर में होगा तो पाकिस्तान अपने सहयोगियों के पास कश्मीर में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के खिलाफ पैरवी करने के लिए पहुंच गया था। हालांकि दोस्तों भारत सरकार जम्मू और कश्मीर में G20 से संबंधित बैठक या फिर कार्यक्रम को आयोजित करने पर विचार कर सकती है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ जो कि भारत और ब्रिटेन को लेकर आ रही है। ब्रिटेन की सरकार ने अपने यहाँ काम करने के लिए हर वर्ष भारत के 3000 युवा प्रोफेशनलों को वीजा देने की मंजूरी दे दी है। दोस्तों ये कदम इंडोनेशिया में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर उठाया गया है। इसके अलावा ऋषि सुनक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात के बाद एक संयुक्त बयान में कहा कि हिंद प्रशांत हमारी सुरक्षा और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। ये गतिशील और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं से भरा हुआ है और अगले दशक में इस क्षेत्र में क्या होता है इसे परिभाषित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दिन भर आपने देख लिया होगा कि रशिया के मिसाइल पोलैंड में जाकर गिरी और उनके 2 नागरिकों की मौत हो गई, क्योंकि दोस्तों पोलैंड नाटो का सदस्य है। ऐसे में वहां पर रशियन मिसाइल का गिरना वाकई में नाटो के लिए एक चुनौती बन गया, जिसके बाद जो बाइडेन ने एक तत्कालीन बैठक भी बुलाई। वहीं दूसरी तरफ नाटो के अधिकारियों ने भी एक आपातकालीन बैठक बुलाई। हालांकि दोस्तों यहाँ पर एक बात सामने और आ गई है। दरअसल दोस्तों पोलैंड और नाटो ने कहा कि देश में गिरने वाली मिसाइल यूक्रेन से, सुनिए दोस्तों, यूक्रेन से गलती से दागी गई। उन्होंने कहा कि इसके पीछे रूस का हाथ नहीं है, ये यूक्रेनी वायुसेना द्वारा छोड़ी गई थी जो भटक कर गलती से पोलैंड में आ गिरी। नाटो के प्रमुख ने कहा कि इसके लिए यूक्रेन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि मॉस्को के द्वारा किए गए हमले से बचने के लिए यूक्रेन ने अपने बचाव में ये कदम उठाया। दोस्तों इस बात का पहले से ही मुझे अंदाजा भी था, क्योंकि अगर दोस्तों रशिया ने भी ये मिसाइल गिराई होगी तो इस वक्त नाटो भी किसी भी तरीके का पंगा नहीं लेना चाहता। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इस घटना की जांच की जाएगी। ऐसे में मालूम है दोस्तों कि अगर युद्ध छिड़ता है तो सीधा तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर आप यूक्रेन का मैप भी देखेंगे तो अगर यूक्रेन को कोई भी मिसाइल गिरानी है तो वो रशिया की तरफ गिराएगा या फिर रशिया के कब्जे वाले क्षेत्रों में गिराएगा, जबकि पोलैंड तो उसके पीछे की तरफ पड़ता है। तो संभावित है कि जो मिसाइल आई है, तो इस बारे में कोई शक नहीं है कि जो मिसाइल पोलैंड की तरफ गिरी है वो रशिया की तरफ से गिरी हो सकती है। चलिए दोस्तों ये अच्छी बात है कि पंगा कोई नहीं लेना चाहता। अगर गिर भी गई तो इसका मुद्दा बढ़ाने के बजाय इसे अब बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों उत्तराखंड के लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर के बीच की यात्रा अब आसान होने वाली है। भारत सरकार के दबाव के बीच अब सीमा सड़क संगठन ने कहा है कि 2024 तक सड़क निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने भी कहा कि बड़ी संख्या में खंड पूरे किए जा चुके हैं और हम 2024 तक सड़क पर काम पूरा करने की उम्मीद कर रहे हैं, जो तीर्थ यात्रियों को भारत में अंतिम बिंदु तक वाहन का उपयोग करने की अनुमति देगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़क परियोजना के पूरा हो जाने के बाद तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा का समय लगभग 1 हफ्ता कम हो जाएगा। धारचूला से कैलाश मानसरोवर की दूरी मात्र 115 किलोमीटर है। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल ने बताया कि सरकार ने परियोजना को हर संभव सहायता प्रदान की है और भारी भरकम चिनूक हेलीकॉप्टरों का उपयोग उपकरणों को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए भी किया गया है। बता दें कि नए रास्ते में पिथौरागढ़ और फिर लिपुलेख दर्रे तक की यात्रा शामिल है, जो चीन के साथ सीमा पर है। सिक्किम में नाथुला के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के लिए एक और मार्ग है, जिसमें कि चीनी नियंत्रित क्षेत्र में लगभग 1500 किलोमीटर की सड़क यात्रा शामिल है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना के वारशिप ओवरसीइंग टीम कोलकाता ने वार्षिक प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट कॉन्क्लेव का आयोजन किया। बता दें कि इस कॉन्क्लेव में भारत के रक्षा निर्माण प्रक्रिया में सुधार के लिए डीपीएसयू और प्राइवेट शिपयार्ड की ओर से अपनाए जा रहे विचारों, नए प्रोडक्शन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तकनीक पर चर्चा हुई है। बता दें कि वर्तमान में
भारत में कई डीपीएसयू और प्राइवेट शिपयार्ड कंपनियां डिफेंस शिप बिल्डिंग प्रोसेस में लगी हैं। ऐसे में इस कॉन्क्लेव में सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने अपने विचार साझा किए। इसके साथ ही इस कॉन्क्लेव में अलग अलग चुनौतियों, उनसे मिल रही सीख के साथ साथ इन मुद्दों को हल करने के लिए प्रयोग में लाए गए इनोवेटिव तरीकों पर भी चर्चा की गई। साथ ही कहा जा रहा है कि कॉन्क्लेव में आत्मनिर्भर भारत के तहत डिफेंस शिप बिल्डिंग के निर्माण के क्षेत्र में 100% स्वदेशीकरण पाने के तरीकों और साधनों पर भी चर्चा की गई। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ दोस्तों। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के नए चंद्र रॉकेट ने 3 डमी परीक्षणों के बाद अपनी पहली उड़ान भरी है। इससे अमेरिका 50 साल पहले अपने अपोलो कार्यक्रम की समाप्ति के बाद पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर भेजने की दिशा में आगे बढ़ा है। यदि ये 3 हफ्ते का परीक्षण उड़ान सफल हुआ तो रॉकेट चालक दल के एक खाली कैप्सूल को चंद्रमा के चारों ओर एक चौड़ी कक्षा में ले जाया जाएगा और फिर कैप्सूल दिसंबर में प्रशांत क्षेत्र में पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। कई सालों की देरी और अरबों से ज्यादा की लागत लगने के बाद अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली रॉकेट ने कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। ओरियन कैप्सूल को रॉकेट के शीर्ष पर रखा गया था, जो उड़ान के 2 घंटे से भी कम समय में पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की ओर जाने के लिए तैयार था। दरअसल नासा का उद्देश्य है 2024 में अगली उड़ान में चंद्रमा के आसपास अपने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना और फिर 2025 में आम लोगों को वहां उतारना। दरअसल नासा की चंद्रमा पर एक बेस बनाने और 2030-2040 के दशक के अंत तक मंगल पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की भी योजना है। तो दोस्तों, ये अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।